प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 17, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे आर्थिक रूप से जो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है बेटा, और जो चैलेंजेस हैं, खास करके इंडिया जैसे कंट्री, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर बेटा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों मेजर चैलेंजेस है। और कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे जो लैकिंग रहे हैं जिन प्लान पॉलिसीज इन चीज़ों में, उन्होंने इन मेजर चैलेंजेस को बेटा एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स को खड़ा किया है। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा उसके बारे में ही हम देखेंगे। देखो, हालांकि लाइव क्लास में मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ आपके डाउट्स हो तो आप वीडियोस देख लेंगे ना, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखो, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द मैनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स सच एज द पॉपुलेशन ग्रोथ, price rise, black money, poverty, unemployment, starvation, corruption, terrorism, etc. Among which the economic problems like poverty and unemployment, price rise, population increasing are the major problems. क्लियर बेटा, एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में मेजरली पॉवर्टी यानी गरीबी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, प्राइस राइज महंगाई, और पॉपुलेशन जिस तरीके से बेटा जिस स्पीड में बढ़ रही है ना। ऑलरेडी 2% का रेशियो है बेटा, उससे ज़्यादा है हमारे देश का बर्थ रेट। यानी हर साल मतलब 2.5 करोड़ लोग देश में नए आते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज आते हैं। यानी कि हर साल हमारी इकोनॉमी के ऊपर 2.5 करोड़ लोगों का एक तरीके का बोझ नहीं कह सकते बेटा, लेकिन हर सेक्टर में हम देखने जाएं तो यही, फिर जब हम एजिज वाइज इसको जब काउंट करने जाते हैं बेटा, तो हम देखेंगे कि हर साल जैसे कि 2.5 से 3 करोड़ लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं, है ना, 20 ईयर्स की एज में, 22 ईयर्स की एज में। तो अगर बेटा 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं अगर, तो उसके सामने 2.5 करोड़ नौकरियां, सर्विसेज, जॉब अवेलेबल नहीं होती है। तो ये मेजर चैलेंजेस है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है तो हर चीज़ का जो ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब उसमें फर्स्ट हम देखते हैं बेटा पॉवर्टी यानी कि गरीबी। A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirement of life, such as the food, clothes, shelter, education, and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty, and people living in such a condition in the society are called poor. ये बेटा सिंपल सी बात है, वो लोग जो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो डिप्राइव्ड फ्रॉम सेटिस्फाइंग देयर बेसिक नेसेसिटीज, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एक तरीके से उनकी जीवन जरूरी जो चीजें हैं बेटा, यहाँ लिस्ट है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, खाना पीना बेटा, कपड़े लत्ते, घर, शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज, बराबर। ये वो एक तरीके से देखा जाए बेटा, ना उनकी इनकम उस तरीके की है, ना उनके पास कुछ इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम है जिससे वो एक अच्छे जीवन को जी पाए। तो ऐसे जो लोग हैं बेटा, इनको कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी के ग्राफ में लिया जाता है, और इनको जो है पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग माना जाता है। ओके, हालांकि अलग अलग तरीके, जैसे अभी नीचे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है बेटा, उनके फीचर्स बताए हुए हैं कि हम किन को बीपीएल पीपल मानेंगे। ओके, किन फैमिलीज को हम अंत्योदय फैमिलीज कहेंगे। तो पॉवर्टी की सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप, जो पीपल्स बेटा अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, बराबर। बेसिक नेसेसिटी में फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ जैसी फैसिलिटीज आती हैं। अगर ये लोग बेटा उसको एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी के ग्राफ में रखा जाता है और पुअर पीपल माना जाता है। अब फीचर्स क्या है देखो, कि बीपीएल पीपल, पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। एक बात है कि बेटा जो पॉवर्टी है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि पॉवर्टी को आप मेजर कैसे करोगे, बराबर। अब यहाँ पे हमको पता है कि फीचर्स बहुत सारे दिए हैं, है ना। 2 वक्त का खाना तो जो बैगर होता है बेटा, भिखारी, वो भी शायद मांग के खा लेता होगा। कपड़े लत्ते इधर उधर से कहीं ना कहीं से मिल जाते होंगे, शेल्टर होम्स में रात गुजार लेता होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गरीब नहीं है, बराबर ना। वो गरीब है, क्यों? क्योंकि वो जो अपनी नेसेसिटीज है उसको उसकी कुछ तरह तरह की मजबूरियां हैं बेटा, वो लोगों से मांग के जुगाड़ करके उसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि पॉवर्टी बेटा वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप खुद उतने निर्भर हो, आपकी इनकम ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर पाए। तो आपकी इनकम ऐसी कब होगी बेटा,
जब आपके पास एक अच्छा काम होगा, बराबर, आपके प्रॉपर वेजेस आपको मिलते होंगे, सैलरी मिलती होगी, आप एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को स्पेंड करते होंगे, तब आप आपकी ये सारी नेसेसिटीज़ को अच्छे से फुलफिल कर पाते होंगे। तो यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है बेटा, वो गुणवत्ता के मेजरमेंट पे उसका मापदंड जो है वो लिया जाता है। बराबर, मैंने जैसे कि आपको बैगर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई लोग होंगे, और खाना मांग के भी खा लेते होंगे, कपड़े लत्ते भी मिल जाते होंगे, शेल्टर होम में रहने भी मिल जाता होगा, तो उनका भी जीवन चल रहा है। तो फिर यहाँ पे हम उसको एक तरीके से देखा जाए तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि गुणवत्ता का मापदंड लिया जाता है। खाना मिल रहा है पर कैसा मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं पर कैसे मिल रहा है, एजुकेशन और हेल्थ कितना प्रॉपर है, किस तरीके की मतलब एजुकेशन सिस्टम के साथ उनके बच्चे जुड़े हैं, जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है, इसीलिए उसको क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। इन इंडिया पॉवर्टी इज viewed as the lowest level of life. Common features of the people living below the poverty line are as follows. देखो, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट द 2 meals a day, जिनको 2 वक्त का पूरा खाना भी नहीं मिलता है बेटा, ऐसे लोग। सेकेंड, पीपल सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनएबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, लोगों के पास बेटा रहने की जगह नहीं है। कैसी जगह नहीं है? एकदम साफ सुथरी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा एक फैमिली प्रॉपरली एक अच्छे घर में रह पाए, ऐसा। हमारे मुंबई जैसे सिटी है जहाँ पे एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे प्रॉपरली साफ सुथरे तरीके से रह पाए, इस तरीके के घर का या प्लेस का अभाव। फिर है बेटा दे आर फोर्स टू लाइव इन अ स्लम एंड शैबी एरिया, ऐसे लोगों के पास बेटा कोई अच्छे सोसाइटीज या कॉलोनीज में रहने का कोई उनके पास अपॉर्चुनिटीज होता ही नहीं है। बराबर, वो ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम और शैबी एरियाज, गंदगी वाली जगह पे रहते हैं। जैसे मैंने आपको लाइव क्लास में भी बोला था उस समय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रेलवे ट्रैक के आसपास बेटा झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहां पे सिर्फ दिल्ली का ग्राफ था कि 48,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो अचानक ही एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है और एक हफ्ते का टाइम देता है और गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दो, ये नहीं हो सकता है। तो सरकार ने भी उनसे समय मांगा कि भाई उनके रहने करने की हम दूसरी व्यवस्था जब तक नहीं कर सकते, हम उनकी झोपड़ियां नहीं तोड़ सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पे एक छोटे से दिल्ली जैसे स्टेट का एग्जाम्पल है जहाँ पे रेलवे ट्रैक के आसपास बेटा 48,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो बेटा। ओके, तो ऐसे लोग स्लम और शेबी एरियाज में रहते हैं। फिर देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइनेड द एक्सपेक्टेड इनकम, जो हमारी एक एक्सपेक्टेड मिनिमम इनकम है बेटा, इनकी इनकम उससे भी कम होती है। बराबर, देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन द नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका जो जीवन है बेटा वो LEI, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे हमारे इंडिया के भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स कितने हैं? 68 to 69 ईयर्स है। बराबर, 2015-16 के ग्राफ के बाद अगर देखें अभी तक का, तो 69 ईयर्स अभी भी हम मान के चलते हैं। पर ये जो लोग हैं बेटा जो स्लम से भी एरियाज में रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, तरह तरह के वायरल डिजीज और डिजीज का शिकार होते हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो इनकी लाइफ जो है, इनका जीवन जो है बेटा बहुत छोटा होता है, इनकी उम्र कम होती है। जनरली दे आर इलिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम द वेरियस डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, खाना पीना जब 2 वक्त का जुगाड़ नहीं हो पाता है बेटा, तो न्यूट्रिशन फूड तो कहाँ से मिलेगा। अक्सर इस वजह से वो किसी न किसी तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ प्रॉपर पानी की भी, प्योर ड्रिंकिंग की सुविधा नहीं होती है। ओके, हमेशा पॉल्यूशन वाला, एक तरीके से देखा जाए तो डर्टी वाटर जो आसपास से कहीं से भी उनका जुगाड़ करके मिल जाता है ना, फैक्ट्रीज में से या फिर कुछ इस तरीके के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग के आसपास से। तो इनके लिए हेल्थ और हाइजीन बेटा ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसके कारण से ये तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। चिल्ड्रंस हु हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लुकिंग आफ्टर दिस फैमिली एट द एज व्हेन दे आर सपोज टू स्टडी, एक तरीके से इन परिवारों के बच्चे बेटा पढ़ने लिखने की एज में जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में अगर 5-6 लोग हैं बेटा, तो उन सारे 5-6 लोगों को अपना अपना जो है देखा जाए तो कुछ ना कुछ इनकम उनका सोर्स चालू रहना चाहिए, क्योंकि इनकम इतनी कम होती है। तो जैसे वो बच्चा 8-10 साल 12 साल का होता है बेटा, वो कुछ ना कुछ अपने माता पिता के साथ मजदूरी वजदूरी का काम करने लगता है।
ओके, तो ये उसका एक तरीके से पढ़ने लिखने की उम्र में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उठाना, उसमें काम करना। फिर डेथ रेट इज हाई ड्यू टू द मल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होते हैं बेटा, न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता है, हेल्थ हाइजीन का अभाव है, स्लम से भी एरियाज में रहते हैं। ओके, तो कुपोषण का अभाव होता है इनमें बेटा। और हमेशा इसकी वजह से जो खास करके जो बच्चे होते हैं उनका डेथ रेशियो भी हाई हो जाता है। efforts made by the government to improve the living standard of people living below the poverty line। अब जो बीपीएल पीपल है बेटा, उसके लिए सरकार ने क्या इफोर्ट्स लगाए, उन्होंने क्या कोशिशें की है। पहली बात तो उन्होंने ऐसे फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है। कैसे किया है? इनकम ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज द विलेजेस, सच एज फैमिलीज आर कॉल्ड द अंत्योदय फैमिली और द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बराबर। पहली बात तो सरकार ने बेटा तरह तरह के प्रोग्राम्स और मेजरमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि भाई कितनी फैमिलीज इस तरीके की हैं जिनको हम बिलो द पॉवर्टी लाइन रखेंगे। ऐसे फैमिलीज को उन्होंने अंत्योदय फैमिली नाम दिया है। आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे बेटा। अंत्योदय फैमिली किसको कहते हैं? बीपीएल पीपल को ही कहते हैं। अब देखो, आफ्टर फाइंडिंग out the such families, government has started the public distribution system on the basis of the ration card। अब यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटा, जिसको हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, बराबर, पीडीएस सिस्टम कहते हैं बेटा। इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू रेशन कार्ड होते हैं बेटा, और बीपीएल पीपल के पास उनके बीपीएल कार्ड भी होते हैं। दी शॉप्स आर कॉल्ड द फेयर प्राइस शॉप, बराबर। हमने रेशनिंग की दुकान बोलते हैं ना बेटा, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, बराबर। every month they fulfill the requirement like a rice, wheat, sugar, oil, salt and kerosene of such a families। और ये जो फेयर प्राइस शॉप है बेटा, वो इन गरीब परिवारों को बिल्कुल न्यूनतम कक्षा पे एक तो 35 किलो अनाज हर महीने फ्री मिलता है। अगर बिलो द पॉवर्टी लाइन के ग्राफ में नहीं है, उससे थोड़ा सा गरीबी रेखा के बिल्कुल टच करते हुए जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको भी 5 किलो अनाज जो है बिल्कुल कम न्यूनतम उस पर दिया जाता है। 3 रुपीज़ में राइस, 2 रुपीज़ में वीट। इस तरीके से देखा जाए बेटा तो इन अंत्योदय फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उनको गवर्नमेंट जो है बेटा फूड की जो है अवेलेबिलिटी करवाती है, ताकि उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। और जब खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी बेटा, उस पर खर्च कम करना पड़ेगा, तो वो अपनी इनकम का हिस्सा अपनी लाइफ की दूसरी नेसेसिटीज को फुलफिल करने में कर पाएंगे। ओके, इट हैज ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और इस वजह से, जैसे ये पीडीएस सिस्टम का मेन मोटो क्या था कि इन लोगों को जब प्रॉपर खाना पीना अवेलेबल होगा बेटा, तो एक तरीके की सिक्योरिटी मिलेगी। कम से कम वो डर तो नहीं रहेगा कि भाई आज खाना बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक बेटर जो है कोशिश की है। ओके, अब यहाँ पे बेटा लास्ट पैराग्राफ इस उसका देख लेते हैं, फिर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी पे जाएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। बराबर, पॉवर्टी के डिफाइन को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो डब्ल्यूएचओ के जो प्रोपाउंडर थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ मेजरमेंट तय किए, कुछ कैलकुलेटिंग किया कि किसको कहेंगे हम बीपीएल पीपल। ओके, फॉर द कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ कैलोरीज। उन्होंने बताया कि जो पर्टिकुलर जो एक्सपेंचर, जो खर्च है, जैसे कि खाना प्रॉपरली नहीं मिलना, मिल रहा है तो किस तरीके का मिलना, क्लॉथ है, एकोमोडेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो पाता है या नहीं, जिन एरिया में रहते इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, सैनिटेशन साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखा जाता है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, बराबर, और कितनी कैलोरीज इंटेक करते हैं। ये सारे फैक्टर्स देखा जाता है कि क्या अवेलेबिलिटी क्या है उनके पास, क्या वो सेटिस्फाइड हो पाता है। अगर सेटिस्फाइड कुछ परसेंटेज में हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ऐसे फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनको पुअर पीपल और पॉवर्टी के ग्राफ में रखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड विच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेज। और समय समय पे ये मेजरमेंट होता रहता है बेटा, और टाइम, लोकेशन और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे कि यूरोपियन नेशन है, ये सारे कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ पे पॉवर्टी के मेजरमेंट के रेशियोज थोड़े से अलग है बेटा। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है, खास करके एशियाटिक कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, तो वहाँ पे पॉवर्टी के जो डेफिनेशन के एक मेजरमेंट के जो एक फैक्टर्स हैं वो थोड़े से अलग हैं।
ओके, तो यहाँ पे पॉवर्टी को बेटा टू टाइप्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट वाला है कि देयर आर टू वेज ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड various commodities or services by a family, and second on the basis of the total income of the family. Family means a minimum 5 मेंबर। दो चीजों पे बेटा इसका आकलन किया जाता है, जैसे कि वो फैमिली या वो पर्सन कितना एक्सपेंचर यानी कि खर्च कर पाता है, उसकी जीवन जरूरी जो कमोडिटीज है बेटा, जो जरूरी चीजें हैं, जो सर्विसेज है, क्या वो सेवाओं का लाभ ले पाता है, उन सेवाओं को खरीद पाता है। जैसे कि एजुकेशन, तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा है, बराबर, यानी मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है तो क्या वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा पाता है, उसकी फीस पे कर पाता है, बराबर। क्या वो जो सामान खरीदता है खाने पीने का, ग्रोसरी का, तो उसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाता है कि हमेशा उसको सस्ती चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो एक्सपेंचर वो खर्च कितना कर पाता है। और दूसरा है कि उसकी इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम के बेस पे बेटा डिसाइड हो पाएगा कि वो खर्च कितना कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे के टॉपिक में आएगा कि जैसे अर्बन एरिया में 5,000 रुपीज़ रखा है, क्योंकि फैमिली मतलब के कितना, 5 मेंबर्स, फैमिली मीन्स 5 मेंबर्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको बेटा, फैमिली मतलब के 5 मेंबर्स। और इसी के बेस पे डिसाइड होता है। जैसे अर्बन एरिया में माना गया है कि 5,000 रुपीज़ हमारे इंडिया के अंदर रखा गया है बेटा, 5,000 रुपीज़ है, यानी कि अगर एक फैमिली की इनकम 5,000 रुपीज़ है तो पर पर्सन कितना होगा बेटा, 1,000 रुपये वो खर्च कर पाता होगा, बराबर। ऐसे हमारे रूरल एरिया में 4080 है बेटा, और रूरल एरिया के अंदर एक्सपेंचर का ग्राफ 816 रखा गया है, क्योंकि 4080 को आप अगर डिवाइड करोगे बेटा तो 5 से, तो 816 आएगा। यानी कि हमारे ग्रामीण इलाकों में बेटा पर पर्सन वो लोग कितना खर्च कर पाते हैं, 816 रुपये कर पाते हैं, बराबर। तो ये कैलकुलेशन देखा जाता है कि उसको बिलो द पॉवर्टी लाइन गिनना है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर गिनना है, बराबर। तो आप ये मेजरमेंट यानी कि वो खर्च कितना कर पाता है और उसकी इनकम कितनी है, और फैमिली मतलब के 5 पर्सन। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज वाला ये जो पॉवर्टी के डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स जो है बेटा वो क्लियर होते हैं। उसके बाद हम पॉवर्टी के टाइप्स पे जाएंगे और पॉवर्टी इन इंडिया के ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे। ओके, थैंक यू।